चलो आगे बढ़ते हैं, लिखिए। हमने डायरेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी पे बात किया था। सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर क्या था सबसे पहले ग्रुप क्लासिफिकेशन में? ग्रुप क्लासिफिकेशन याद है, लास्ट क्लास जाते हुए लिखा था। ये आई गेस सेकेंड लेक्चर है EAS का, पहले लेक्चर हुआ है ना EAS का, तो EAS का सेकेंड लेक्चर है। कम से कम EAS पूरा रिवाइज करके आना है डेली बेसिस पे, ठीक है? बोलिए। ओके, सो ग्रुप क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो था वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। तो इसमें देखो, आप याद करना प्लस एम पावर जो रेजोनेंस में लिखाया था वो यहां याद कर सकते हो। जो नेगेटिवली चार्ज्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता है। एक छोटे छोटे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ये सब काफी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता है। यही सब नाम लिखा है लास्ट क्लास में? नहीं? अच्छा, अलग से वो भी क्वेश्चन दिया था ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन में कभी दिया था क्वेश्चन कि इसमें कौन ज्यादा अच्छा प्लस एम शो करता है? याद है क्या इसका आंसर? ऐसे ये सब भी किस में आएगा? वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर में। ये सब अगर बेंजीन में लग गया तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना बढ़ जाएगा कि दैट बेंजीन विल गो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्टेस्ट। याद है? इसका आंसर याद है किसी को? इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? किसी ने तो बताया था, बोला रिसर्च भी किया लोगों ने। उस समय होमवर्क दिया था GOC 1 में, रेजोनेंस जब पढ़ा रहा था, प्लस एम माइनस एम पावर, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। ध्यान रखना, ये सब ग्रुप अगर लग गया बेंजीन में तो OHN क्या था? OR, राइट? OHN OR ही दिया था ना? बोलिए। देन मॉडरेट एक्टिवेटर, मॉडरेट एक्टिवेटर, इसमें आप ये ले सकते हो बच्चे, ये ले सकते हो। देखो, ये ग्रुप अगर बेंजीन में लग गया ना तो उसका लोन पेयर सिर्फ बेंजीन की तरफ नहीं जाएगा, CO की तरफ भी जाएगा। ये ग्रुप अगर बेंजीन में लग गया, ठीक है, तो उसका लोन पेयर सिर्फ बेंजीन की तरफ नहीं जाएगा, CO की तरफ भी जाएगा। तो बेंजीन को एक्टिवेट तो करेगा बट उतना ज्यादा नहीं करेगा जितना OH और OR कर सकता है। गुड टू गो। इसके अलावा और भी मॉडरेट एक्टिवेटर में नाम लिख दिया है, मिथाइल है ना? यही सब लिखा है ना तुम लोगों ने? CH2D है, CH2 CH3, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, इवन टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप भी रखा गया है। ऑल्दो ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करेगा, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन लिख लेना। ये सब बेंजीन में लग के हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, लास्ट वाला नहीं करेगा। देन फोर्थ में क्या लिखा था? वीकली डीएक्टिवेटिंग, राइट? वीकली डीएक्टिवेटिंग। अभी ये बहुत अच्छे से लिखो क्योंकि इस पे अभी क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स EAS, है ना? और अभी मैं बताऊं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स EAS जो ENT होने वाला है उसमें बहुत सारे सवाल हैं और टैप टेस्ट में तो रहेगा ही रहेगा। तो फिर से बोल रहा हूं कि 2-4 क्वेश्चन जरूर टैप टेस्ट में मैच कर जाएगा अगर ENT सॉल्व कर लेते हो, ठीक है? ये वाला सीक्वेंस ना, वही मैं बोल भी रहा हूं को लिखो, है ना? अच्छा, वीकली डीएक्टिवेटिंग में सारे हेलोजन्स आते हैं, ठीक है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
ठीक है, और भी क्या लिखा था, NO और SO2H, ठीक है, CH2Cl, CH2, लिख के रख लो, ये सब वीकली डीएक्टिवेटिंग है। अभी ना इन सब पे मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं, क्या मतलब है इन सारे पार्ट का। ये लिखा हुआ है, इसको हटा दें, लास्ट क्लास ये लिखा हुआ है, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर simply means will activate the ring towards incoming electrophile, will activate the ring towards incoming electrophile। फिर क्या था फिफ्थ में, डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, इसमें क्या क्या था बताओ, साइनाइड, CCl3 नहीं, ठीक है, CF3, इवन मतलब ये सब भी जो है ना, एल्डिहाइड हो गया, ये सब जितने फंक्शन ग्रुप हैं, ये सब भी डीएक्टिवेटिंग में आता है बच्चे। एसिड हो गया, कोई भी एसिड डेरिवेटिव है ना, सारे एसिड डेरिवेटिव तुम यहां रख सकते हो, सब डीएक्टिवेटिंग में आता है। स्ट्रॉन्ग में मेनली NO2 वगैरह ही डालो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, ठीक है, तो इसमें NO2 तो है ही, साइनाइड, स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई याद है, स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई GOC1 में पढ़ाया था, वो सब भी हो सकता है। अब देखो यहां पे समझना, ये दोनों में अगर EAS दे रहा है तो मेटा प्रोडक्ट बनेगा, ये रट लेना। अगर ये सब बेंजीन में लगा है और वो EAS दे भी रहा है तो मेजर प्रोडक्ट विल बी मेटा। बेंजीन में ये सब लगा है और वो EAS दे भी रहा है तो क्या बनेगा, मेटा। और 1 to 4 में, 1 2 3 4 ये जो क्लासिफिकेशन किया है, अगर ये एस दे रहा है तो ऑर्थो पैरा, इनफैक्ट पैरा वाला ही मेजर बोलना, प्रोडक्ट बनेगा। तो दो चीजें क्लियर कर लो, एक तो रिएक्टिविटी एंड दूसरा प्रोडक्ट। अब मैं इन सब पे क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं ग्रुप क्लासिफिकेशन के हिसाब से, जो कि ENT टेस्ट में कम से कम 10-12 क्वेश्चन है रिएक्टिविटी पे। यहाँ पे रखा है ना, रख सकते हो, मतलब ये दोनों लगभग एक ही कैटेगरी में है, ऐसे समझना है। ओके, स्टार्ट करें क्वेश्चन। अभी जो टॉपिक चल रहा है, मैंने पहले भी बोला है कि दो क्वेश्चन 1000% चांस है यहां से आने वाला है, ठीक है। एक बार ही मैकेनिज्म डिस्कस हुआ है EAS का, याद है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल साथ में था, न्यूक्लियोफाइल को लेविस एसिड कैटलिस्ट ट्रैप कर लिया, इलेक्ट्रोफाइल फ्री हो गया, फिर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे गया, कार्बोकेटायन एजन रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, याद है, 3RS बनता है, एंड लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन से फिर से एरोमेटिसिटी आती है, याद है क्या मैकेनिज्म। और मैंने बोला था मेनली 5-6 रिएक्शन बोला था लिखने के लिए, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, वो सब सारा मैंने लिखा दिया बस रिएक्शन, लेकिन ईच एंड एवरी रिएक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, तो कौन कौन सा ग्रुप में अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ऑर्थो पैरा पे जाएगा? 1 to 4 याद रहेगा? बोलिए। अब देखो फैक्ट क्या याद रखना है अभी आपको, कि अगर क्लोरोबेंजीन है, ध्यान देना, अगर क्लोरोबेंजीन है तो ये ग्रुप प्लस एम भी है माइनस आई भी है, लेकिन ये डोमिनेट करता है, सुना है? तो अगर आपसे बोला जाए बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात करो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये लोन पेयर दे रहा है, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है, पावरफुल इंपैक्ट किया है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए देखा गया नेट इफेक्ट क्या है? विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन किधर जाता है? ऊपर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिंग से ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा कम हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ध्यान रखना हेलोएरीन्स और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग किसके पास ज्यादा है? बेंजीन के पास। इवन नॉट ओनली दिस, तुमने जो देखा था ना ग्रुप, यहां पे जो ग्रुप लगाया ना, ग्रुप 4 लिखा ना अभी अपने, 4 में क्या क्या लिखा था अपने? 4 में देखो आपने वीकली डीएक्टिवेटिंग लिखा था कि नहीं? तो 4 में से कोई भी अगर एक ग्रुप बेंजीन पे लग जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन का ही ज्यादा होगा, उस ग्रुप का नहीं होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनी एटम और ग्रुप फ्रॉम ग्रुप 4 कैटेगरी, ग्रुप 4 कैटेगरी से अगर कोई भी एटम या ग्रुप लग जाए तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, मतलब यहां पे कम होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेंजीन में ही ज्यादा होगा। तो अगर आपको रेट ऑफ, अगर ये नहीं पूछ के आपसे रेट ऑफ ईएस पूछ लेता, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पूछ लेता, तो भी वही आंसर होता, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरोबेंजीन। याद रखना, अभी एनसीईआरटी का एक लाइन भी यहाँ पे पढ़ाने वाला है, ठीक है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्रुप 4 में, ग्रुप 4 का जो कैटेगरी में जितने भी ग्रुप्स हैं उसका कोई भी एटम या ग्रुप अगर बेंजीन पे लगा देते हो तो बेंजीन विल बी मोर रिएक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू दैट ग्रुप एंड बेंजीन, ठीक है? अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सर ये है डीएक्टिवेटिंग फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है? इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है बच्चे? है तो डीएक्टिवेटिंग, लेकिन फिर भी सर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है? तो डीएक्टिवेटिंग फिर भी, अब देखिए इसका आंसर देखिए, आप क्या कर सकते हो क्लोरोबेंजीन के केस में, फिर से वही जैसा मैंने फेनॉल और NO2 का लास्ट क्लास डिस्क्रिप्शन दिया था, इलेक्ट्रोफाइल को चलो 1 2 3 4, हम 1 पे तो नहीं ला सकते बच्चे, मैंने बताया ना कि जो ग्रुप पहले से उसको नहीं हटाना है, रिमेनिंग हाइड्रोजन जो है उसको हटाना है। तो अगर मान लो 2 पे ले गए इलेक्ट्रोफाइल को, 3 पे ले गए और इलेक्ट्रोफाइल को 4 पे ले गए, तो जितना मैंने फेनॉल और नाइट्रोबेंजीन का बनाया उसके हिसाब से फटाफट आंसर करना है। अगर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल गया तो प्लस यहाँ आएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जा रहा तो पाई इलेक्ट्रॉन भी उधर आएगा, याद है? सो इन दिस केस दिस विल बी द, ऐसा बन जाएगा, गुड टू गो। द फर्स्ट इंटरमीडिएट व्हेन इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑर्थो विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, तो ये बना। अगर 3 पे गया तो पाई इलेक्ट्रॉन भी उधर जाएगा, 4 पे प्लस आएगा, बोलो सब लोग एग्री कर रहे हो? यहाँ पे प्लस आ जाएगा और 3 पे क्या क्या आ जाएगा? 3 पे H तो है ही पहले से, ऐसा बन गया बच्चे, बताओ ऐसा नो। और 4 पे अगर अटैक करा दिया, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल गया तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, प्लस 3 पे आएगा। लास्ट क्लास प्लीज जो फेनॉल और नाइट्रोबेंजीन का बताया था उसके हिसाब से फटाफट आंसर करो, बार बार मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ कि ये यहाँ गया तो पाई इलेक्ट्रॉन भी उधर आएगा, है ना? वो खुद से समझना पड़ेगा आपको। तो प्लस यहाँ आ गया
यहाँ H और E आ गया, यहाँ Cl, बोलो ऐसा हो गया। नाउ यू टेल मी, है तो डीएक्टिवेटिंग, है तो ये डीएक्टिवेटिंग, अभी उधर सीखा मैंने, लेकिन कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है? ये होता क्या है, यहां तो डायरेक्ट इसको बैक बॉन्डिंग करना ही पड़ेगा। अगर प्लस क्रिएट हो गया तो बैक बॉन्डिंग करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। यहां क्या कभी भी इस कार्बोकेटायन को Cl का बैक बॉन्डिंग मिलेगा? यहां रेजोनेंस करके देखो, प्लस यहां पहुंचा फिर प्लस यहां पहुंचा, इस वाले कार्बोकेटायन को Cl का बैक बॉन्डिंग नहीं मिलेगा। इस वाले कार्बोकेटायन को एक रेजोनेंस के बाद बैक बॉन्डिंग मिल जाएगा, देखो नहीं। तो एनसीईआरटी का क्या लाइन है बच्चे? एनसीईआरटी में ये बोल रहा है कि डायरेक्टिविटी इज डिसाइडेड बाय प्लस एम बट रिएक्टिविटी इज डिसाइडेड बाय माइनस आई। एनसीईआरटी में हेलो अल्केन हेलोरीन में एक पेज है जो मैं चाहता हूं कि सब लोग अभी भी पढ़ लो तो अच्छा ही रहेगा। एक्सरसाइज में ही लास्ट पेजेस में है, अगर सबके पास एनसीईआरटी है तो हेलो अल्केन हेलोरीन में एक्सरसाइज से 2-3 पेज पहले आ जाओ। एक सॉल्ट एग्जांपल है 10.9, although chlorine is electron withdrawing group at orthopara directing। हेलो अल्किन हेलोरीन एक्सरसाइज के 2 पेज पहले मिला सॉल्ट एग्जांपल, देखिए although chlorine is electron withdrawing group at orthopara directing for electrophilic aromatic substitution reactions Y, ये वाला सॉल्ट एग्जांपल इधर, ठीक है। तो इसमें देखो लास्ट में लिखा है ये लाइन बच्चे, यहां रेजोनेंस और इंडक्टिव एक दूसरे को अपोज कर रहा है, दिख रहा है? रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है और इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो ना, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे बढ़ रहा है। और आपको पता है रेजोनेंस बॉस होता है, लेकिन फिर भी मैं यहां बोल रहा हूं रेजोनेंस को वैल्यू नहीं दे रहा है, क्योंकि हैलोजेंस बिलोंग्स टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फैमिली, तो कहीं ना कहीं हैलोजेंस के लिए इंडक्टिव ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है बट माइनस आई से घट रहा है, लेकिन ओवरऑल इंपैक्ट क्या है, माइनस आई ज्यादा पावरफुल है। गुड टू गो, बोलिए। तो यहां लास्ट में देखो लिखा हुआ रिएक्टिविटी इज दस कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट वेयर एज ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये याद रखिएगा आप कि क्लोरोबेंजीन के केस में नो डाउट बेंजीन से लेस रिएक्टिव है, वहां पे दिख रहा है, लेकिन फिर भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थो एंड, ये दोनों सही है बच्चे। इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा पे। गुड टू गो। और सिर्फ यही नहीं, जो ग्रुप 4 में था ना, जितने भी ग्रुप 4 में था सब यहां लगा दो, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा। लेकिन ओवरऑल रिएक्टिविटी उसका ज्यादा होगा या बेंजीन का, तो बेंजीन का। रिएक्टिविटी इज डिसाइडेड बाय, पता चला वो पूरा पैराग्राफ पढ़, वहां से एक एसर्शन रीजन बन रहा है उस क्वेश्चन से, पढ़िए वो क्वेश्चन जल्दी सब लोग, एनसीईआरटी सब बेंच में होना चाहिए। जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं उसको एकदम ईमानदारी से पढ़िए, और वहां से एक पैराग्राफ बन सकता है, सेशन रीजन बन सकता है, या कोई ऑप्शन बन सकता है। चलो लिख लो, इन केस ऑफ हेलोएरिन्स reactivity for EAS is decided by inductive effect whereas orientation is decided by, उस क्वेश्चन का लास्ट लाइन लिख लो, प्लस एम इफेक्ट। रिएक्टिविटी किससे डिसाइड होता है, इंडक्टिव से, और ओरिएंटेशन डिसाइड होता है, ठीक है, रेजोनेंस से। मैंने लास्ट क्लास ये बताया था, आपको याद है कि इधर इधर लास्ट क्लास ये लाइन बताया था, एक बार फिर से समझ लो। मैंने ये बोला था कि इन केस ऑफ electrophilic substitution, incoming electrophile will go to that carbon so that the intermediate carbocation formed must be stabilized by previously bonded group। याद आ रहा है कुछ ऐसा? अगर मान लो, देखो जैसे मैंने बताया, अगर तुमको ये पता चल गया कि नहीं इसका तो इंडक्टिव डोमिनेटिंग है, समझना, प्लस एम माइनस आई, और बोल रहा हूं डोमिनेटिंग ये है,
अब पता है बहुत लोग इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे ले जाएंगे, क्योंकि बोल दिया डीएक्टिवेटिंग है। अगर वो कंसेप्ट नहीं लगाओगे तो ये गलती होगा। आप याद करो मैंने क्या बोला था कि दो तरह से लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक कि भाई ये प्लस एम है तो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव लाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे भेज दो। अरे ऐसा नो, कहां भेज दो, ऑर्थो पैरा पे भेज दो। NO2 के केस में क्या बोला था, कहां भेज दो, बोलो कहां भेज दो। NO2 के केस में ये माइनस है, में यहां प्लस लाएगा तो कहां भेज दो, मेटा पे, यहां ऑर्थो पैरा पे। मैक्सिमम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आंसर आता भी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आप फेल हो जाओगे। आपको हमेशा ये देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो मेटा पैरा हर जगह पे लगा के देखो, हर जगह पे लगा के देखा। अब ये देखो कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। 1 पे अटैक करने के बाद कार्बोकेटायन को डायरेक्टली बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी मिलने लगी, यहां भी मिल रही है, यहां नहीं मिल रही है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन the incoming electrophile will go to that carbon of benzene so that the 3 intermediate carbocation formed must be stabilized by previously bonded group, जो पहले से ग्रुप है, and must not destabilize the previously bonded group। ये ध्यान में रख सकते हैं क्या सब लोग, बोलिए। देखो वही बोला, जनरली पैरा वाला मेजर बोलना है, और वो फिर रियल टाइम पे देखेंगे जब क्लोरोबेंजीन के रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो नहीं कुछ मेंशन है तो पैरा तो मेजर बोल दो, लेकिन फिर रियल टाइम में देखना पड़ता है। मैं क्वेश्चंस करा दूंगा क्लोरोबेंजीन के जितने भी ESR है, जहां तुम पढ़ रहे हो ना वही पेज में देखो, ऊपर हेडिंग क्या, एक पेज पहले क्या हेडिंग है, वही वही उसी पेज में, क्वेश्चन के जस्ट बगल वाले पेज में एक पेज पहले क्या हेडिंग है, इलेक्ट्रोफिलिक ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो उसके जो 5-6 रिएक्शन है उधर उसको रटना है। लेकिन पहले हम क्या करना चाहते हैं, पहले बेंजीन का सारा रिएक्शन पढ़ लेंगे, फिर हम क्लोरोबेंजीन, फेनॉल, एनिलीन सब में जाएंगे। गुड टू गो, बोलो आगे बढ़े। नाउ 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 सब लोग इधर बताइए कि अगर यहां NO है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, पहले तो ये बताना है। पता है अगर यहां गया यहां प्लस आएगा, बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी मिलेगी। NO पता है खतरनाक ग्रुप है, प्लस M भी है माइनस M भी है। NO प्लस M भी है, और अगर तुम ये वाला रेजोनेंस करा दोगे तो माइनस M, रिंग पे प्लस आ गया। और लोन पेयर का रेजोनेंस करा दोगे तो प्लस M। अरे समझो, सेम ग्रुप दोनों हो जा रहा है, प्लस M भी हो जा रहा है। और नॉट ओनली दिस, यहां जो SO3H वाला पार्ट था वो भी ऐसा ही ग्रुप है, सल्फर के पास लोन पेयर है SO2H। ध्यान रखना, अगर पाई पाई कॉन्जुगेशन किया तो माइनस M, लोन पेयर रेजोनेंस किया तो प्लस M। तो ये भी कैसा ग्रुप है बच्चे, प्लस M माइनस M। मैं बताऊं, ऑब्वियसली इस केस में ऑर्थो या पैरा पे लेके जाओ ताकि यहां प्लस आए तो बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी मिले। तो ये दोनों कैसा ग्रुप है, क्या ओरिएंटेशन रखता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए दोनों कैसा माना जाता है, ऑर्थो पैरा, लेकिन माना जाता है डीएक्टिवेटिंग भी, ये तो समझना है। ओवरऑल कौन सा पावर ज्यादा पावरफुल है, माइनस M, लेकिन कार्बोकेटायन बन गया तो उसको प्लस M शो करना पड़ता है। अरे समझ में आ रहा है, जैसे कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना कि ये सामने आके कोई बोल दिया तो मना नहीं कर पाते, आ ही गया तो चलो ठीक है। अरे समझ रहा है, अरे समझ रहा है संकेत, मैं बात कर रहा था तू आ गया सामने और बोला सर ये डाउट बता ही दीजिए, तो उसमें मना नहीं हो पाता है कि ठीक है बता देते हैं। समझ गया, फ्लोरीन के केस में सबसे, अभी रिएक्टिविटी पे कराता हूं क्वेश्चन, थोड़ा टाइम दो। अभी फिलहाल ये ग्रुप कैसा है ये समझ में है। ग्रुप 4 में, कैटेगरी 4 में कुछ भी है,
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बट ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग, इतना रट लोगे। अच्छा एनओ क्या शो कर रहा है, ये बात आ रही समझ में। अच्छा क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोसोबेंजीन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स सीएसआर? बेंजीन। क्लोरोबेंजीन है नाइट्रोसोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन नाइट्रोसोबेंजीन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? क्लोरोबेंजीन बोल रहा हूं जी, नाइट्रोसोबेंजीन एंड बेंजीन में बेंजीन, नाइट्रोसोबेंजीन एंड बेंजीन में, नाइट्रोसोबेंजीन एंड बेंजीन में, ये दोनों कैसा ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग, बट ओवरऑल कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग। क्यों? क्योंकि ऑर्थो या पैरा पे आने के बाद इस कार्बन पे प्लस आएगा, सल्फर बैक बॉन्डिंग करके स्टेबल बनाएगा। यहाँ पे ऑर्थो पैरा आने के बाद इस कार्बन पे प्लस आएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करके स्टेबल बना देगा। ठीक है, मैं रिएक्टिविटी का भी सवाल नहीं करा रहा हूं, अभी सिर्फ डायरेक्टिविटी की सवाल चल रही है। ठीक है, मुझे बताओ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इस केस में इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? फटाफट क्वेश्चन करिए। है डीएक्टिवेटिंग। देखो क्या फायदा हो रहा है इधर, यहां अगर इलेक्ट्रोफाइल प्लस यहां आया तो 3 आरएस नहीं बन के 4 बनेगा, क्योंकि एक इधर भी प्लस जाएगा। अगर आपने ऑर्थो या पैरा पे अटैक करा दिया बच्चे, तो एक फायदा देखो क्या हो गया कि जो इनकमिंग कार्बोकेटायन बना, सॉरी जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना, उसको कितना रेजोनेंस का स्टेबिलिटी है देखो। एक तो ये वाली रेजोनेंस प्लस यहां पहुंचा, एक ये रेजोनेंस प्लस यहां पहुंचा, फिर एक रेजोनेंस प्लस यहां पहुंचा। इसको स्टाइरिन बोलते हैं, कॉमन नेम है स्टाइरिन, याद रख लेना। पॉलीस्टाइरिन, ये मोनोमर भी है पॉलीस्टाइरिन का, पहले पॉलीमर था अभी है नहीं, इसलिए इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट सब लोग ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी लोग गलती करते हैं, ये डीएक्टिवेटिंग जरूर है, बट फिर से बताओ NO2 की वजह से लोगों को लगता है कि नहीं सर आप ऑर्थो पैरा पे मत भेजो, मेटा पे भेजो, लेकिन ये भी ऑर्थो पैरा ही है। ये क्वेश्चन गलती करते हैं लोग, मैं बता दूं। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चे, अगर इस केस में यहां प्लस आया ना, सॉरी यहां इलेक्ट्रोफाइल आया प्लस यहां आया, तो उसको ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन और इधर वाले 4 पाई इलेक्ट्रॉन 6 की रेजोनेंस मिलना शुरू हो जाएगा। हम NO2 को सोच के ऐसा सोच रहे कि नहीं हम मेटा पे ले जाएं, NO2 डायरेक्टली रहता तब ऐसा कर लेते। NO2 अगर डायरेक्टली बेंजीन में जुड़ा होता ना, ये क्वेश्चन मैं बताऊं अभी ध्यान दे के नहीं सीखोगे, एग्जाम में गलत कर दोगे। अगर NO2 डायरेक्टली जुड़ा हुआ है बेंजीन से ना, तो मेटा पे ले जाना, लेकिन अगर यहाँ पे विनाइल ग्रुप आ चुका है बेंजीन से और उसके बाद कोई भी ग्रुप जोड़ दो तो भी डीएक्टिवेटिंग तो होगा, बट ओपी डायरेक्टर होगा। रीजन सिंपल सा है कि यहां प्लस आने से उस कार्बोकेटायन को 6 पैरेलल p ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी मिलेगा, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन और इधर वाले 4। इवन एक क्वेश्चन एम्स में ये आया भी है बच्चे, जिसका नाम था सिनामिक एसिड, एक बार ये क्वेश्चन आया है। अब बोला था कि इसमें अगर हम ये एस कराएंगे तो प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा कहां पर? फिर से वही लॉजिक है, मेटा पे मत भेज देना, कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा पे। बार बार अगर ये ध्यान में रखोगे ना कि हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिसाइड करना है चीजें, हमें नहीं देखना है कहां प्लस कहां माइनस, उस ग्रुप के बारे में ज्यादा मत सोचो। आप ऑर्थो या पैरा पे अटैक करा के सोचो जो कार्बोकेटायन बना उसकी स्टेबिलिटी क्या है। मैं तो बोल ही रहा हूं रिएक्टिविटी कम है, बेंजीन से लेस रिएक्टिव है ये, बेंजीन से लेस रिएक्टिव है ये सब, ये सारे, लेकिन फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। देखो मैं वही बता रहा हूँ, रेजोनेंस जब भी करते हैं स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ प्लस आ ही गया तो NO2 का रेजोनेंस को रोक देंगे, रोकना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं, समझे?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, दो दो रिंग बैक टू बैक जुड़ा हुआ है, यहाँ पे NO2 है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? 1 2 3 4 5, चलो पांच ऑप्शन दिया, पांच में से एक चूज करना है। मैं भी रिएक्टिविटी वाला सवाल नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टिविटी वाला सवाल करा रहा हूं। पहला तो इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पे नहीं जाएगा क्योंकि डायरेक्टली -M जुड़ा है, तो ये रिएक्टिव, ये थोड़ा दूर भी है, इस रिंग पे जाएगा, और इस रिंग के यहां भी नहीं भेज सकते आप। 5 पे भेजो, 5 पे भेजने से क्या होगा? +4 पे आएगा। जैसे अपने 5 पे इलेक्ट्रोफाइल को भेजा, +4 पे आया, वो प्लस फिर यहां आया, फिर इधर भी आया, लेकिन जैसे यहां प्लस आया वो इस रिंग में तो घूम गया। अरे बताओ, ज्यादा रेजोनेंस मिला ना इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन को। अगर आप 5 पे जोड़ते हो, 5 पे जोड़ दो, बताओ कहां कहां पे प्लस आएगा? 5 पे अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिया, बच्चे मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो ना तो प्लीज क्रॉस क्वेश्चन करना, 1000% चांस है यहां से क्वेश्चन आएगा और गलती नहीं होनी चाहिए। इस केस में देखो, अगर मैंने 5 पे जोड़ा, 5 इज द करेक्ट आंसर, तो फायदा क्या हुआ? रेजोनेंस हुआ, प्लस यहां पहुंचा, फिर रेजोनेंस हुआ, प्लस यहां पहुंचा, लेकिन ये प्लस इस रिंग की तरफ भी तो जाएगा। देख ले, अब तुम बोलोगे सर इससे NO2 के कार्बन पे प्लस आ गया, वो तो बर्दाश्त नहीं होगा। हम कार्बोकेटाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना तो उसको इतना सारा रेजोनेंस मिल गया। इस केस में NO2 को मानो ही नहीं कि वो रेजोनेंस कर पाएगा, डायरेक्टली कर पाता न्यूट्रल में, लेकिन कार्बोकेटाइन जब बन गया तो मत सोचो, क्योंकि रेजोनेंस हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, घटाने के लिए नहीं करते। अच्छा सवाल है। लोग सोचेंगे NO2 है ना तो मेटा पे ही, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ नाइट्रोबेंजीन में कहां जाता है? सिर्फ अगर नाइट्रोबेंजीन होता तो मेटा, अगर सिर्फ नाइट्रोबेंजीन होता तो मेटा। बार बार बोल रहा हूं, जज्बात क्या है? कार्बोकेटाइन को अगर ज्यादा रेजोनेंस मिल रहा है तो उसके हिसाब से डायरेक्टिविटी डिसाइड होगी। अगर कार्बोकेटाइन को ज्यादा रेजोनेंस मिल रहा है तो उसके हिसाब से डायरेक्टिविटी डिसाइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बताओ। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन। तो क्या जितने भी डीएक्टिवेटिंग या स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग थे उसमें डायरेक्टली अगर बेंजीन में जुड़ा है तो क्या करोगे? डायरेक्टली बेंजीन में जुड़ा है, कोई भी एसिड डेरिवेटिव डायरेक्टली बेंजीन में जुड़ा है, CCl3, नाइट्रोबेंजीन, ये सब कैसा ग्रुप है जी? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां भेजेंगे अगर डायरेक्ट है तो, है ना? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल यहां तो डाउट ही नहीं है बच्चे। ये कौन सा कैटेगरी था? कैटेगरी 5 एंड 6 ना, मेटा। ठीक है, और कैटेगरी अगर 1 2 3 4 था तो 1 2 3 4, 4 वाला तो बहुत डिस्कस हुआ अभी, डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी ऑर्थोपैरा, और ये सब तो ऑर्थोपैरा पे डायरेक्ट नेगेटिव लाता है बच्चे, तो इसमें तो डाउट ही क्रिएट मत करो। पैरा वाला मेजर बोल देना अगर कुछ नहीं मेंशन है तो। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, अभी फिलहाल पता चला कि ये सब इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और डायरेक्ट में गलती कर रहे हैं, डायरेक्ट ग्रुप पे आ गया और वहां गलती करने लग रहे हैं। कम से कम इस पे तो कमांड हो। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर वो ग्रुप्स 1 2 3 4 से बिलोंग करे तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां भेज देना है? ऑर्थोपैरा पे। नाउ थोड़ा अब हटके क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, प्लीज साइलेंस। ये भी क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शन है। ये नीट में आया हुआ सवाल है, प्लीज गलत मत करना, अभी टेस्ट में भी दिख जाएगा, टैब टेस्ट वगैरह में।
अभी बन गया तो एग्जाम में बन ही जाना है। चलो खुद से सोचो मेरे आंसर से पहले। हाँ 1 पे, वेरी गुड। सबसे पहले इस रिंग पे नहीं जाएगा, उधर से देख, डायरेक्ट सीओ जिस रिंग से जुड़ा है उस केस में मेटा। अगर इस रिंग पे गया भी तो 5 पे जाएगा, अगर इस रिंग पे गया भी तो कहा जाएगा। देखो ना, जहां भी सीओ है, यहाँ पे ये एकदम ऐसे लिख सकते हो कि अगर बेंजीन से डायरेक्टली सीओ है तब तो कहां पे मेटा। अरे यस नो, ये देखो क्या होगा, यहां पे लोन पेयर के रेजोनेंस की वजह से यहां नेगेटिव आ रहा है, इस रिंग के ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव ला रहा है, लेकिन यहाँ पाई पाई कॉन्जुगेशन की वजह से इन सब जगह पे प्लस आ रहा है, तो दूसरा वाला रिंग तो डीएक्टिवेट हो चुका है। जाना किस पे, इस रिंग पे। और इस रिंग पे अगर दो ऑप्शन है तो पैरा वाला चूज करो। एक रीजन ऐसे बता दूं, अगर इस रिंग को तुमने इस अंदाज में बनाया होता, देखो ऐसे, मान लो ऐसे बना दे तो दूसरा रिंग को दिखाते ही नहीं, तो ये वाला पूरा पार्ट, इधर वाला पूरा पार्ट इधर इलेक्ट्रोफाइल को आने में क्राउडिंग क्रिएट करता, क्योंकि बड़ा ग्रुप है ना थोड़ा, इसीलिए ज्यादा चांस कहां है, इधर। तो आंसर हो गया क्या 1 1 3 बोल सकते हो, लेकिन एक चूज करना हो तो क्या 1। अच्छा, ऑप्शन में 1 सिर्फ ऑप्शन ही नहीं है, 1 एंड 3 ऑप्शन है, तो वो चूज करके आओगे। क्या समझ में आ गया सब लोग। कार्बोनिल ग्रुप अगर डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है, कार्बोनिल ग्रुप अगर डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे। इवन 5 4 वाला कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन से जुड़ा है, 5 और 6 वाला, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल 5 और 6 कैटेगरी देखो, 5 और 6 कैटेगरी का कोई सा ग्रुप अगर डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे। थोड़ा फास्ट लिखिए बच्चे, अगर आप चाहते हो कंटेंट ज्यादा हो सके क्लास में तो आपको फास्ट लिखना पड़ेगा। मुझे एक बात बता बच्चे, ये रिंग डीएक्टिवेट हो गया सीओ की वजह से, क्योंकि इस रिंग के रिस्पेक्ट में -m है, और ये ऑक्सीजन इस रिंग को एक्टिवेट कर रहा है +m से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। अब इसमें भी कहा, तो नेगेटिव ऑर्थो पैरा पे आया ना, तो पैरा पे देखो ना, नेगेटिव इन सब जगह पे आया है, इन तीनों पे, इसके वजह से, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से नेगेटिव इन सब जगह पे आया है, लेकिन बगल में इलेक्ट्रोफाइल आने में क्राउडिंग होगी, तो कहां भेजना चाहिए, इसीलिए आंसर क्या है 1। बोलो आ गया समझ में। बहुत पहले एम्स में ऐसा सवाल आया बच्चे कि अगर पाइरोल है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, देखो मैं बेंजीन से बदल दिया चीजें, पाइरोल है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहा जाएगा। पाइरोल में दो ही तरह का कार्बन है, ये दोनों आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल, तो चलो ए और बी बोल देता हूं। पाइरोल में सिर्फ दो तरह के अलग कार्बन है, कहां से इलेक्ट्रोफाइल एच हटाएगा, 1 से, ए से या बी से। इलेक्ट्रोफाइल कहां से एच हटाएगा और खुद जगह बना लेगा, मतलब आपको चूज करना है इन दोनों में क्या सही आंसर लग रहा है आपको। ये सही लग रहा है, देखो ये सब सिलेबस में है नहीं कि पाइरोल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ो, सिलेबस में है एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या, बेंजीन, फेनॉल, क्लोरोबेंजीन, एनिलीन, बेंजाल्डिहाइड, ये सब है 4 5। लेकिन 2 3 क्वेश्चन थोड़ा, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल हो सकता है बढ़ जाए। ऐसे ये सेम सवाल एम्स में आया हुआ है, आपके जीओसी 2 के मॉड्यूल में है, जीओसी 1 के मॉड्यूल में, जीओसी 1 ओल्ड वाला क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे वहां पे है सवाल। देखो फिर से मेरे पास एक्सेस एक ही है, कार्बोकेटाइन बनाओ और चेक करो, मैं हर बार यही कर रहा हूं ना। जैसे ही आपने इलेक्ट्रोफाइल को कहां अटैक कराया बच्चे, मान लो वो ए पे अटैक करा दिया, कहां अटैक करा दिया, ए पे, तो प्लस कहां क्रिएट हो जाएगा, कोई बता सकता है मेरे को। अगर इलेक्ट्रोफाइल यहां जा रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन भी उधर जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा, ये है ई और एच, गुड टू गो।
गुड टू गो। अब देखो इसको सिर्फ बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी, इस इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन को सिर्फ बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी है। गुड टू गो। अब अगर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को बी पे अटैक कराया, तो बी पे अटैक कराने के बाद आप सोच समझ के रिजल्ट लेना बच्चे कि प्लस कहां आ गया, ए पे। बोलो प्लस कहां गया, ए पर। अब देखो इसको रेजोनेंस तो है और बैक बॉन्डिंग भी है, देखा। तो ध्यान रखना जब भी पाइरोल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन दोनों पोजीशन पे जाता है, मतलब ये सही नहीं है, ये सही, मतलब नाइट्रोजन के बगल वाले पे जाता है। पाइरोल का अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, नाइट्रोजन के बगल वाले का। अच्छा नाइट्रोजन का हाइड्रोजन नहीं हटता है, वो मत कर देना गलती से, हाइड्रोजन कार्बन का ही हट रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। पता है जिस साल ये सवाल आया ना उसमें सवाल थोड़ा ये एस के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा, बस ऐसा सवाल पूछा था नीट में, सॉरी एम्स में, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, ऐसा कि वेयर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम। तो आंसर उसका दिया होता 1n4, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम कहां पर, 1n4। लेकिन वो सवाल का सही एक्सप्लेनेशन ईएएस से आता है। आपको ऐसे पूछना चाहिए कि अगर इस कंपाउंड का ईएएस कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, तो आंसर विल बी 1n4। क्वेश्चन पूछने का तरीका वो सही नहीं था, पूछ दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है, तो वो मुझे नहीं लगता वो सही तरीका था, ईएएस के रिस्पेक्ट में वो सही तरीका था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक और कंपाउंड है जिसका नाम है नेप्थिलीन। ठीक है, एक बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा ये तो पता ही है लोगों को, लेकिन अगर दो बेंजीन आपस में फ्यूज्ड है, मैं देखो क्या करता हूं आपको बता दूं कि जैसा सिमेट्री है ये सारे कार्बन एक जैसे हैं, इन सबको अलग नंबरिंग नहीं दो, ये सारे कार्बन एक ही है, जितने भी मैक्सिमम पे दिख रहा है ना वो सारे कार्बन एक जैसे हैं, और ये सारे कार्बन भी एक कलर से दिखाओ, मतलब नेप्थलीन में सिर्फ दो डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है। कार्बन तो है कितने, इधर 4 हैं, इधर 4 और 10 हैं। अच्छा यहां से हाइड्रोजन है ही नहीं कि आप यहां अटैक कराओगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां तो हो ही नहीं सकता। अरे ऐसा नो, तो नेप्थलीन में है 8 रिमेनिंग कार्बन, इन दोनों में तो करा नहीं सकते, इन सब जगह पे हाइड्रोजन है जहां से हाइड्रोजन हटा के इलेक्ट्रोफाइल जोड़ सकते हैं। नेप्थलीन में सिर्फ आपके पास कितने डिफरेंट है, दो ही डिफरेंट कार्बन है, तो मैं बताऊं इसका नाम अल्फा और बीटा होता है, जो दो डिफरेंट है एक अल्फा और बीटा, बस आपको चूज करना है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अल्फा पे जाएगा या बीटा पे जाएगा, बस ये चूज करें, जैसे वहां ए बी कर दिया था। तो सर इसका आंसर बता बच्चे, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अल्फा पे जाएगा या बीटा पे जाएगा, एनीवन इन द क्लास गेस कर सके तो। ये लिख लिया क्या ये वाला पार्ट, ठीक है लिखो। मैं देखो बैक टू बैक तुरंत दूसरा क्वेश्चन ला रहा हूं, पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया तुरंत दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस कराने। फिर से अभी तक देखो सिर्फ बेंजीन या फेनॉल ये सब पे सवाल आया है, दो तीन क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दिया ताकि कम से कम बेंजीन और जो नॉर्मल क्वेश्चन आए उसमें दिक्कत ना आए आपको। इसमें मैं बता दूं आंसर इज अल्फा है ना, बीटा नहीं। ऐसा देखा गया जब अल्फा पे अटैक होगा तो प्लस कहां आ जाएगा, बीटा पे। आ रहा है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनाने, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो प्लस यहां आ जाएगा। बोलो ये इंटरमीडिएट बना अल्फा, अल्फा से
अल्फा से ये इंटरमीडिएट बना, बोलो सब लोग। बीटा से कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा अगर बीटा पे अटैक करा रहे हो तो? प्लस यहां आ जाएगा H और E, देखो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, होता क्या है, दोनों ही केस में नंबर ऑफ कार्बोकेटायन तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे ना दोनों का सेम है। इसके अगर 5 बन रहे तो इसके 5 बनेंगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलग नहीं आएगा। लेकिन फर्स्ट वाले केस में गौर करना, फर्स्ट वाले केस में एरोमेटिक टाइप ज्यादा होगा। ये रेजोनेंस करने के बाद भी एक बेंजीन रिटेन है, दिखा, आगे भी रेजोनेंस करो, लेकिन यहां देखो क्या होगा, फर्स्ट रेजोनेंस करने के बाद ही, मतलब इसके अगर 5 बन रहे हैं ना तो 5 में से एरोमेटिक टाइप कम है, और इसके जितने भी बन रहे हैं उसमें एरोमेटिक टाइप, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ। लिख लेना ब्रैकेट में, all the intermediate carbocation formed will have more aromatic type RS, है ना, इसमें मोर एरोमेटिक टाइप RS ज्यादा है, इसमें मोर एरोमेटिक टाइप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम है, इसीलिए अल्फा पे। मतलब अगर ये क्वेश्चन इस बार नीट में आ गया कि इसका नाइट्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि एम्स वाला तो सिलेबस था ही, इसका नाइट्रेशन करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 से पास करेंगे तो क्या बनेगा, तो एक रिंग के सिर्फ, दोनों रिंग नहीं, किसी एक रिंग के मैक्सिमम पे क्या दिखा दोगे, NO2, बस हो गया आंसर। बेंजीन तो पूछते हैं बार बार कि बेंजीन का नाइट्रेशन से क्या बनेगा, आपसे नेप्सिलीन का नाइट्रेशन से पूछ लेगा, मेजर प्रोडक्ट बताइए क्या, यहां तक समझ गए? जो भी देखो वो ओवरऑल वही जीतेगा, मैं यही बोल रहा हूं, लीनियर देखो क्रॉस देखो ओवरऑल वही जीतेगा, है ना। मुझे बताओ एकदम बेसिक डायरेक्टिविटी वाला क्वेश्चन पे गलती कर दोगे क्या, लग रहा है आपको? सिर्फ बेंजीन में एक ग्रुप जुड़ा है उसके बाद भी गलत कर दोगे उसका नाइट्रेशन कराने में? नहीं ना, पक्की बात। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग रिएक्टिविटी वाले पे। आपको कुछ क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, आपको रेट ऑफ ESR बताना है, जैसे आपने नाइट्रेशन पे 12 क्वेश्चन लिखे थे बोर्ड पे, याद है? नाइट्रेशन बोल रहा हूँ, NAR में PYQs भी लिख दिया था सारा बोर्ड पर, याद है? सो अब मैं ओरिएंटेशन वाला सवाल नहीं दे रहा हूं, आपको बताना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, है ना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR, EAS, है ना। एक साथ मतलब 7-8 क्वेश्चन कंपेयर कर लेते हैं, फिर सिंपल 2-2 या 4-4 वाले क्वेश्चंस करेंगे जो ऑलरेडी आए हुए हैं, ठीक है। चलो इन सबको रेट ऑफ EAS में सजाना है। आप देखो जो ग्रुप क्लासिफिकेशन की है उसमें याद रखो जो वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है ना, जो सिर्फ एक्टिव स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर मॉडरेट है वीकली है उसके हिसाब से सजा देना है। अगर आपने एक साथ 7-8 मॉलिक्यूल को सजा दिया टुवर्ड्स EAS तो आपके मेन तो ऑप्शन में 4 ही रहेंगे। हम्म,
करें बात? देखो सबसे ज्यादा तो नो डाउट 5, 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 6, गुड टू गो। प्लस एम पावरफुल है सबसे ज्यादा। OH और OR में OH का ज्यादा अच्छा प्लस एम है, ये रटना है। जब मैंने रेजोनेंस पढ़ाया था मेसोमेरिक इफेक्ट, तो वहां पे इन दोनों का रीजन भी बताया था। प्लस एम पावर NH2 का सबसे ज्यादा होगा, फिर OH होगा, फिर OCH3। ये रट लेना है फिलहाल के लिए। अच्छा उसके बाद बताओ, डीएक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, ये दोनों एक्टिवेटिंग है ना बच्चे, तो इसका अल्फा H ज्यादा है, प्लस H प्लस I, लेकिन ये मैक्स है। ये भी प्लस H है प्लस I है, लेकिन अल्फा H कितना है? 1 है। इसका अल्फा H कितना है? 3 है। तो अल्फा H के हिसाब से ये बाजी मार गया। 2 फिर 3, 7। क्लोरोबेंजीन वीकली डीएक्टिवेटिंग है, ये मॉडरेटली और ये स्ट्रांगली, राइट? तो 7, 8 एंड देन 1। समझ में आ गया? ओके। सो बोर्ड पे ना कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं रेट ऑफ EAS के, है ना? ये तो 7 जब हमने कंपेयर कर लिया तो चार्जर तो कर ही पाएंगे, बोलिए। आप ग्रुप क्लासिफिकेशन के बाद इसको इजीली कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये पार्ट। इसमें ये दोनों डीएक्टिवेटिंग है, बट NO2 स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है, एल्डिहाइड मॉडरेट या सिर्फ डीएक्टिवेटर है। यहाँ पे डायरेक्ट मैं नंबरिंग लिखता हूं, 1, 2, 3 और ये 4। आपको मैं ऑर्डर नहीं लिखा, डायरेक्ट नंबरिंग लिख दिया। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो है एनिलीन, फिर टॉल्वीन, देन बेंजीन, और वहां डीएक्टिवेटिंग लगा हुआ है। इस वाले में 1, 2, 3 और ये 4। तब से इसलिए बोला था ना लिख लो फटाफट, तो डिस्कस कर लेंगे। एनिलीन, फेनॉल, टॉल्वीन, क्लोरोबेंजीन। इस वाले में बोले डीएक्टिवेटिंग, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग, अरे कुछ भी नहीं है। 1, 2, 3, 4। NO2 सबसे लास्ट में जाएगा, 1 पे एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन लास्ट में। यहां देख CCl3, याद करो ये मॉडरेट रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। ये CCl3 कभी बताया था, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। तो यहां रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के वजह से रिंग के ऑर्थो पैरा पे प्लस आता है, इसीलिए CCl, है ना? CCl3 अगर बेंजीन में जुड़ा हुआ है तो कभी भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे नहीं जाएगा, इस केस में मेटा पे ही जाएगा। और ये मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर में आता है CCl3। एक्टिवेटर, एक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर, और ये भी डीएक्टिवेटर। बोलो क्या आंसर होना चाहिए इसका? 1 में तो ये जाएगा, 2 ये। बताओ एल्डिहाइड को ज्यादा वैल्यू दें विड्रॉइंग में या CCl3 को? CCl3 को ज्यादा दे या एल्डिहाइड को दे? ग्रुप क्लासिफिकेशन में कुछ लिखा है क्या मैंने ऐसा? एल्डिहाइड तो डीएक्टिवेटिंग है फॉर श्योर, राइट? लेकिन ज्यादा वैल्यू किसको देना चाहिए? इसका जो आंसर दिया है बच्चे, एक बार मैं आंसर भी कंफर्म कर ले रहा हूं। 4 सबसे कम दिया है, मतलब एल्डिहाइड ही ज्यादा पावरफुल है।
हाइपर कॉन्जुगेशन और माइनस एम में रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम घटाएगा, माइनस एम और ज्यादा घटाएगा। तो भाई इसको ही 3 बोलो और इसको 4 बोलो। गुड टू गो। सबसे ज्यादा 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4, ये आंसर दिया हुआ है। मतलब यहां से एक चीज एकदम रट लेना कि CCl3 और एल्डिहाइड में ज्यादा विड्रॉइंग कौन है? विच इज स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटिंग? एल्डिहाइड। विच इज स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटिंग? एल्डिहाइड ज्यादा डीएक्टिवेट करेगा रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के रिस्पेक्ट में। ओके, इसमें देखो फर्स्ट वाले का डायग्राम बनाता हूं, थोड़ा ध्यान देना सब लोग। इधर इस वाले में रिंग एक्टिवेट हो रहा है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, लेकिन NH2 का लोन पेयर इधर भी जा रहा है, लेकिन ठीक है कोई नहीं, एक्टिवेटर है। तो सबसे ज्यादा यही हो गया। फिर आप 2 पे इसको बोलो, इसको 3 और इसको 4। सबसे ज्यादा ये, फिर फ्लोरोबेंजीन, देन नाइट्रोस क्या बेंजीन नाइट्राइल, इसमें 1, 3, 4, 2 है। क्या मैंने सही लिखा है? सबसे ज्यादा 1, फिर 3। हाँ मतलब नंबरिंग के हिसाब से जो मैंने नंबरिंग किया वो रिजल्ट के हिसाब से कर दिया है। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में सबसे ज्यादा 1 रिएक्टिव, फिर फ्लोरो, फिर बेंजीन नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, एंड देन नाइट्रोबेंजीन। इधर आई गेस 1 पे ही आएगा, ये 2 पे, ये 3 पे। मैं बताऊं इन दोनों में प्लस H देखना, इसका अल्फा H ज्यादा है, इसका अल्फा H कम है। एंड सबसे लास्ट में ये। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था मॉड्यूल के। अब मैं ये वाले क्वेश्चंस करता हूं। सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, वहां पे ऑप्शन से एलिमिनेशन भी कर सकते हैं अगर कहीं डाउट हो रहा है ना। तो इस तरह में ऐसा तो आता नहीं, वहां 4 ऑप्शंस होते हैं रेट पे। ये होमवर्क दे देता हूं, ये ओल्ड मॉड्यूल रिएक्शन मैकेनिज्म 2 वहां करके एक PDF होगा, उसके एक्सरसाइज 2 का ये सारे सवाल है। एक्सरसाइज 2 का सारा सवाल है। पता है ये वाला क्वेश्चन 2 तरह से इंपॉर्टेंट है। इधर इधर ध्यान देना। इसमें ना सब लोग, इसमें SIR की वजह से ये रेजोनेंस ही नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, सिर्फ यहां रेजोनेंस होगा, क्योंकि यहां OH और CH3 में SIR रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस नहीं लगेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे एक एकदम अच्छा सवाल आ गया कि SIR दिखना चाहिए। लोगों को लगता है कि OH से ज्यादा अच्छा डोनेटिंग ये है, NH, ऐसे NHCO CH3 है, यहाँ SIR है। पता चला दोनों का इफेक्ट नहीं हो रहा है ऑन द रिंग। 1 के बाद में आप ओवरऑल जो क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि शायद मैक्सिमम ही पूछा था, क्योंकि डेटाबेस्ड अगर होगा तो फिर एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं बता सकते। 1 मिनट टाइम दो। हाँ, इसमें यही पूछा था बच्चे, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, चारों ऑप्शन थे। मतलब इसमें ऑर्डर नहीं बताना था। ये जो क्वेश्चन आया था उसमें मोस्ट रिएक्टिव पूछा था, ऑर्डर नहीं बताना था। तो SIR के हिसाब से मोस्ट रिएक्टिव इज 2। क्लियर है? तो ऑर्डर नहीं पूछते। चलो एक काम करो, इसके रिजल्ट तो आपको मिल जाएंगे, ओल्ड मॉड्यूल का ड्राइव भी है आपके पास। एक्सरसाइज 2, 3, 1, 2, 3 सब में आप ESR के रेट वाले सवाल कर लीजिए। गुड टू गो। तो उसको डिस्कस नहीं करते अभी, एक क्वेश्चन बस कर दिया PYQs में। लिखो नेक्स्ट। अब देखो हेडिंग कैसे चलेगा।
पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे EAS ऑफ बेंजीन, फिर हम पढ़ेंगे EAS ऑफ हेलोएरीन, ओए साइलेंस, फिर हमें पढ़ना पड़ेगा EAS ऑफ फेनॉल जो सिलेबस में है हमारे पास, ठीक है। देन हमें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत एल्डिहाइड भी ले लो, एक दो रिएक्शन दिया हुआ है, एसिड भी है, एसीटोफेनॉन भी है, प्लीज प्लीज साइलेंस। देखो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होगा। एक लास्ट में हम लोग थोड़ा अल्काइल बेंजीन का भी पढ़ लेंगे। मेन इतना पार्ट आपके सिलेबस में है, बेंजीन का ईएस पढ़ना है, क्लोरोबेंजीन आपने वो पेज देखा भी एनसीईआरटी का जो पढ़ना है हमें। मैं बताऊं आपका पहला होमवर्क क्या है, मैं ये करा तो रहा हूं अभी, लेकिन होमवर्क ये कल का ये है कि एनसीईआरटी से ये सारे पेजेस पढ़ के आइए। कहां पे क्लोरोबेंजीन का ईएसआर लिखा है मैं बताऊं, मैं आपको थोड़ा हेल्प कर देता हूं। देखो अगर आप 12th का एनसीईआरटी निकालोगे तो यहां लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 2 पेज है बस, इसको पढ़ के आना है। फिर उसके बाद आप फेनॉल में जाओगे, एल्कोहल फेनॉल ईथर, तो फेनॉल तो मान के चलो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फेनॉल में 2-3 नेम रिएक्शंस भी है, रीमर टीमर कॉल्वेज, वो सब किसका पार्ट है। देखो फेनॉल में आ गया बच्चे, फेनॉल का नाइट्रेशन है ना, फेनॉल का 2-3 पेज दिया हुआ है फेनॉल में। आपको क्या करना है, आज के आज एनसीईआरटी पढ़ने हैं, मैं ये भी पढ़ा के भेजने वाला हूं, बेंजीन के रिएक्शंस पढ़ा के भेजने वाला हूं, लेकिन क्लोरोबेंजीन फेनॉल एक और मिस हो गया यहां पे, एनिसोल भी लिख लो, GHIJ, इसके भी 2-4 रिएक्शन एनसीईआरटी में दिए। अब बोलोगे इसके कहां मिलेंगे, एल्कोहल फेनॉल ईथर, ईथर में मिलेगा। तो यहां पे ईथर जब चैप्टर जाओगे तो देखो ईथर में भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ईथर। मैं तो बोलूंगा फाइनल नोट आप अभी बना लो, सबका एक्सप्लेनेशन होता रहेगा, लेकिन देखो ज्यादा नहीं, ईथर में कितना दिया है, ये थोड़ा सा पार्ट है और इधर दिया है बस, देखा। अब अगर एल्डिहाइड कीटोन में जाओगे तो मैं बताऊं उसके बस एक ही रिएक्शन दिए, ज्यादा दिए ही नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन में देखो सिर्फ एक रिएक्शन दिया है बेंजाल्डिहाइड का, एक रिएक्शन बस, बेंजाल्डिहाइड का एक रिएक्शन है, कीटोन का है भी नहीं। बेंजाल्डिहाइड का एक रिएक्शन है, कीटोन का है भी नहीं, और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी एक रिएक्शन है दिया हुआ, यहां पे देखो रिंग सब्स्टिट्यूशन, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक रिएक्शन है बस, नाइट्रेशन एंड ब्रोमिनेशन। मेन जो रिएक्शन है वो है एनिलीन का, एनिलीन में भी बहुत बड़ा पार्ट है जो आपको करना चाहिए। हाँ यहां से शुरू होता है एनिलीन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, और 3-4 पार्ट यहां बड़ा अच्छा लिखा है, एनिलीन डज नॉट गिव फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एक एसेशन रिएक्शन के सवाल है। तो आपका होमवर्क क्या है समझ में आया। अभी मैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले ये पूरा पार्ट से और जो अभी तक पढ़ा वो सब मिला के 2 क्वेश्चन आने वाला है। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा लगता है 3 भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है। मान लो फेनॉल से एक आ गया, ऐसा एक एनिलीन से आ गया, और एक नॉर्मल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से आ गया, तो 3 सवाल हो गए ना। फिर मैं देखो मेरा काम है सिलेबस बताना, गाइडेंस देना और सब कुछ लिखवा देना, तुम्हारा काम है उसको याद कर लेना, ठीक है। तो आज का होमवर्क ज्यादा रहेगा, आपको काम करना ही है। लिखिए
EAS ऑफ बेंजीन लिखो जल्दी। इतना एनसीईआरटी पढ़ना और ओल्ड मॉड्यूल GOC2 के क्वेश्चंस भी करना, ठीक है। तो EAS और AES, कुछ लोग बात कर रहे हैं जी इधर, क्या बात हो गई? ESR ऑफ बेंजीन मैंने ऑलरेडी जिस दिन पढ़ा है उस दिन बता दिया, इसके 7 रिएक्शन है। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन बाय ऑब्वियसली EAS। बेंजीन में हैलोजन जोड़ना है। मेन रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दिया है कि बेंजीन में अगर X2 जोड़ना है, लेविस एसिड कैटलिस्ट चाहिए, एनहाइड्रस मीडियम चाहिए, और मेनली X के जगह पे आप Cl और Br ही रख सकते हो। मतलब आप बेंजीन में अगर हैलोजनेशन करना चाहते हो बाय EAS, तो आपके पास सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन जोड़ने का ऑप्शन है, दोनों आप नहीं जोड़ सकते। अंशिका, फोकस ऑन द क्लास। मैकेनिज्म देखो, मैंने बोला था 30-40 टाइम्स होगा, ये सेकेंड टाइम चल रहा है। एक जनरल मैकेनिज्म लास्ट क्लास चला, की पॉइंट चले। देखो, XX बॉन्ड लेविस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में टूटता है। यहाँ पे लेविस एसिड कैटलिस्ट में भी सिंपली आयरन मेटल भी हो सकता है, क्योंकि जो मेटल होते हैं उसके डी ऑर्बिटल खाली होते हैं। तो मेटल जो है अपने डी ऑर्बिटल में X माइनस को ट्रैप कर लेता है। ऐसे बेटर है आप AlCl3 ले लो या AlX3 ले लो। ये पता है नॉन पोलर है। पता है बेंजीन, सुनना थोड़ा, बेंजीन को डायरेक्टली Cl2 दे तो दोनों बात नहीं बनेगी। बेंजीन में डायरेक्टली Cl2 देते हो बात नहीं बनेगी। बेंजीन को Cl2 देंगे, अल्कीन में जबकि बात बन जाती थी, याद करो। अल्कीन के तरफ जब Cl2 जाता था तो 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन बन जाया करता था, याद है किसी को? वहां पे सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट का जरूरत पड़ता था, याद करो, क्योंकि अल्कीन का पाइलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है। अल्कीन इज इटसेल्फ केपेबल ऑफ पोलराइजिंग Cl2 मॉलिक्यूल। आपको मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले जा रहा हूं। जब ऐसा होता था, अल्कीन के तरफ जब Cl आता था, तो याद करो क्या होता था, ऑटोमेटिकली ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करता था, तो डेल प्लस डेल माइनस, और यहां भी डेल प्लस, ये अपने आप होता था। बट बेंजीन का जो पाइलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चे, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो यहां पे ऐसा काम नहीं हो पाता। मतलब ऐसा नहीं होता कि बेंजीन Cl2 को तोड़ के Cl प्लस को अपने पास बुला ले, उतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि उसका पाइलेक्ट्रॉन जो है डिस्पर्स्ड है। अल्कीन के रिस्पेक्ट में बेंजीन लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स Cl2 मॉलिक्यूल। अल्कीन का अकेले का औकात था इसको पोलराइज करके Cl प्लस अपने तरफ लाने का, और इस तरह का 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन बना लेने का। याद आ रहा है क्या? लेकिन यहां नहीं हो पाता ये बात, इसीलिए हमें जरूरत पड़ता है क्या, लेविस एसिड कैटलिस्ट का। ये कैटलिस्ट क्या करता है, Cl बॉन्ड को तोड़ देता है और बना देता है X प्लस एंड AlX4 माइनस। जैसे ही कैटलिस्ट X2 से रिएक्ट करता है, तो पहला स्टेप क्या था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये पहले भी देखा था, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल साथ में था। अब सेकेंड स्टेप बड़ा इजी है, आप देख लो, कहीं भी X प्लस को अटैक करा सकते हैं। अब कहीं भी करा दोगे तो मैं बार बार मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा बच्चे। ऐसा हुआ, इसके 3 सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, फिर उसका रेजोनेंस हाइब्रिड सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। मुझे लगता है ये स्टेप RDS है, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक। और बाद में देखो डायरेक्ट लिख देता हूं, जो AlX3 माइनस था ना, उसने X माइनस को अपने पास बुलाया, ये बॉन्ड फिर वापस हो गया। जो AlX4 माइनस था
उसमें से X माइनस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट किया और देखो हाइड्रोजन हट के क्लोरीन लग गया, HX भी बन गया और AlX3 बन गया। ठीक है, लिख के रखो, लिख के रखो। हैलोजिनेशन का की पॉइंट्स पे बात किए जा रहे हैं ना। सबसे पहला की पॉइंट यहाँ पे ये है, की पॉइंट्स ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन बाय EAS, है ना। पहला की पॉइंट है, रिएजेंट क्या है बच्चे? Cl2 लेविस एसिड कैटलिस्ट। फिर से बोला मैंने, सच बोल रहा हूं, अभी इस टेस्ट में भी लोगों की हालत खराब हुआ है ऑर्गेनिक को लेके। बात को समझ। लेविस एसिड कैटलिस्ट में AlCl3, AlBr3, है ना, ZnCl2, एनहाइड्रस। सिर्फ आप मेटल भी ले सकते हो। अगर आपको क्लोरीनेशन कराना है तो ये ले लो, और आपको बेंजीन में अगर ब्रोमीन जोड़ना है तो फिर से ये ले लो। रिएजेंट ये है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, अगर आप सोचते हो F2 जोड़ने के लिए, तो इस केस में फ्लोरोबेंजीन तो नहीं बनते, ये नहीं बनता। पता चला कि सारे हाइड्रोजन, अगर मान लो किसी तरह समहाउ F प्लस बन गया, ऑल्दो F प्लस एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। आपको याद है अल्कीन में भी जब हम जोड़ रहे थे तो F2I2 नहीं जोड़ रहे थे, अल्कीन में जब जोड़ रहे थे तो Cl2 और, याद आ रहा है क्या आपको? इसका मतलब फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन एज वेल एज अल्कीन, आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन एंड अल्कीन इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकल भी नहीं है थोड़ा। बहुत अच्छा प्रोडक्ट, मतलब इसमें तुम बोल सकते हो कि इस केस में हेक्सा फ्लोरोबेंजीन बन सकता है। क्या बन सकता है इस केस में, है ना। तो फ्लोरिनेशन भी नहीं करा सकते, और फ्लोरिनेशन क्यों नहीं करा सकते बताओगे? ठीक है, तो सही मेथड नहीं है। टू फॉर्म फ्लोरोबेंजीन बाय EAS इज नॉट ए गुड मेथड, लिख के रख लो, बिकॉज F प्लस इज सो रिएक्टिव। यहां पे अगर रिएक्टिविटी का बात करो ना बच्चे, F प्लस इतना ज्यादा रिएक्टिव होगा और I प्लस रिएक्टिव ही नहीं होगा, ऐसा। So by EAS fluorobenzene cannot be prepared. By EAS fluorobenzene cannot be prepared as reaction is difficult to control. Monofluorobenzene is not major product. We can get hexafluorobenzene, और इवन इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है कि हो सकता है कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाए, हो सकता है कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाए। हेक्सा पॉलीफ्लोरो कंपाउंड बन जाएगा। क्या लिखा? By ES monofluorobenzene cannot be prepared as F plus is very reactive, reaction is so explosive it cannot be controlled. Monofluoro level, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाए कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाए। थर्ड पॉइंट, मैंने लिखवाने पे ध्यान नहीं दिया, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दिया है। अगर आप I2 को लेविस एसिड कैटलिस्ट से रिएक्शन कराते हो तो पहला एक रिएक्शन मिला जो रिवर्सिबल है। आइडोबेंजीन बनता तो है बट yield is very less। रीजन, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिएक्शन को बैक कर देता है वापस। द yield ऑफ आइडोबेंजीन is very less because of the very less reactivity of I plus, and also the HI formed is very strong reducing agent, can revert back the reaction.
कैन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाय EAS, by ES iodobenzene cannot be prepared in a good yield as the reaction is reversible, पहला, as I plus is not so reactive, दूसरा reaction is very slow, तीसरा HI formed is very strong reducing agent, can revert back the reaction back to benzene, iodobenzene से फिर बेंजीन आ जाएगा। तो ये भी फिजिबल, इस पे जितना जज्बात बोला है खुद से लिखिए, मैं फिर से रिपीट कर सकता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं डिक्टेट नहीं करूंगा। Iodobenzene from benzene by EAS cannot be prepared in a good yield because the reaction is reversible. I plus is very less reactive. Also HI formed can reverse back the reaction iodobenzene to benzene. एक तरीका है इसको बनाने का कि आप क्या करो, I2 और लेविस एसिड कैटलिस्ट के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड। तो इस केस में क्या होगा कि जो HI बनेगा वो आइडोबेंजीन को बैक नहीं करके नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर लेगा और थोड़ा बहुत यील्ड तो जरूर बढ़ा देगा। जो HI बना वो इन दोनों में बात बन जाएगी। अब बताओ, अगर रिवर्सिबल है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंज्यूम कर रहा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। समझ में आए? HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तुमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिया, तो पता चला ये दोनों आपस में रिएक्ट करके, तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन में HI अगर हट रहा है तो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड। पहले तो लॉजिक लिख लेना कि ये क्यों नहीं बनता ज्यादा, आइडोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन बाय EAS क्यों नहीं बनता, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, प्रोसेस स्लो है, I प्लस उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, और जो HI बनता है पैरेलली वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिएक्शन को आइडोबेंजीन से बेंजीन की तरफ लेके जाता है। सो दैट्स व्हाई आइडोबेंजीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट ए गुड आइडिया। हाँ, इसमें एक चीज और है कि आप इंटर हेलोजन यूज कर लो तो शायद और अच्छा हो जाएगा। ICl यूज कर लो, तो ICl यूज करोगे तो Cl माइनस और I प्लस, I प्लस बेंजीन की तरफ जाएगा, यहां से H हटा देगा, HCl बनेगा। HCl इज नॉट ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। HCl जो बना नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सो इस केस में आप यील्ड बढ़ा सकते हो। अगर आपकी भी जिद है कि नहीं आइडोबेंजीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्टिंग जाएगी, या इंटर हेलोजन यूज करो। गुड टू गो? समझ में आ रहा है? अब होता क्या है कि हमें दिख रहा है कि क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन तो बन जाता है, इस मेथड से क्या अच्छा बन जाता है, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, लेकिन फ्लोरो और आइडो नहीं बन पाता। कौन से मैकेनिज्म से? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से, EAS से। तो हम क्या करते हैं, हेलो एरिन्स बनाने के लिए पूरा मैकेनिज्म ही बदल देते हैं। हम लोग चले जाएंगे डाइजोनियम सॉल्ट की तरफ, उससे हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब एक और अल्टरनेटिव बता देता हूं, फ्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन बनाने के लिए एक और अल्टरनेटिव, लेकिन मैकेनिज्म ES नहीं होगा। अभी जो बोर्ड पे मैं लिखने जा रहा हूं उससे भी एक सवाल आएगा कंफर्म, लेकिन वो पढ़ते हैं एनिलीन में, एनिलीन में पढ़ाऊंगे, यहां पे सीख जाओगे, अभी 2 बार रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखा गया, लिख लिया क्या सब? देखो मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो ना तो लास्ट के जो 30 मिनट की रिकॉर्डिंग है वो देखो, कोई दिक्कत नहीं, बस देख के लिखो, अभी समझने पे फोकस करो। होता क्या है बच्चे, बेंजीन का सेकेंड रिएक्शन अभी जो पढ़ेंगे ES में है वो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 से पास कराते हैं, कैसे बना मैं थोड़ी देर में समझाता हूं।
तो बना दो नाइट्रोबेंजीन। ये यहां तक का जो प्रोसेस है ना उसका नाम है EAS। अब इसको SnHCl और FeHCl और H2 निकेल ये सबसे पास कराओगे बनेगा एनिलीन। क्या बन जाएगा? ये पार्ट है रिडक्शन का। किसका पार्ट है? रिडक्शन का। रिडक्शन अभी तक हुआ नहीं है। जब तक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस खत्म नहीं होगा हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद ही पढ़ेंगे। अब यहां से मेन पार्ट शुरू होता है। इसको अगर कॉन्संट्रेटेड HNO2 प्लस HCl और कॉन्संट्रेटेड NaNO2 प्लस HCl की जगह पे H2SO4 भी ले सकते हैं। किससे? नाइट्रस एसिड और HCl से रिएक्शन करा रहे हैं या सोडियम नाइट्राइट एंड HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, तो डायरेक्टली यहां बन जाता है ऐसा पार्ट, ऐसा। अगर HCl लोगे तो यहां क्लोरीन रहेगा और अगर H2SO4 लोगे तो HSO4 माइनस रहेगा। ये वाला पार्ट भी आपको, इसको बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म इज लाइक कि एक बेस है, एक एसिड है, ये बेस है और ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन है बस। लेकिन ऐसा भी नहीं है, उतना सिंपल भी एसिड बेस रिएक्शन नहीं कि जैसे NaCl और HCl ले लिया तो क्या बन गया? NaCl, वाटर। ऐसा होता है ना, NaCl और HCl ले लिया, NaCl बोल रहा हूं, NaOH और HCl ले लिया, क्या बनता है? NaOH और HCl, केटायन एनायन आपस में जुड़ जाता है। ऐसे होता है ना आयन एक्सचेंज। यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई होता है, पता है, ये पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप है। ठीक है,